Hello students, myself Vijaya Srivastava. Welcome to my YouTube channel Vijaya Study Way Classes. So आज हम लोग पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने पार्ट वन शेयर किया था। अभी हम लोग पार्ट टू पढ़ते हैं। तो पार्ट टू में हमें क्या पढ़ना है तो देखते हैं हम क्या पढ़ना है पार्ट टू में। पार्ट वन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर नेपोलियन की एंट्री। ठीक है, अभी हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे, पार्ट टू कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि नेपोलियन रूल कब से कब तक था? वो था 1799 से 1815 तक। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और अब हम आगे पढ़ते हैं कि 1815 में जो नेपोलियन जो था वो हार गया था। जो 1815 में एक नया लॉ आया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो 1815 के में जो एक नया रिवॉल्यूशन आया, जो लोगों ने नया रिवॉल्यूशन किया, वो था एक कंजर्वेटिज्म जो फ्रांस में आया। ठीक है, तो ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि 1815 में जो नेपोलियन था वो हार गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो नेपोलियन जो था वो अपने घर में आराम से सो रहा था। तब तक उधर से चार लोग आए, जिसमें ब्रिटेन था, पर्सिया था, रशिया था और ऑस्ट्रिया था। सबके हाथों में गन थे। तो नेपोलियन ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया, बट उसका निशाना चूक गया। फिर ये चार लोग ने उस पे नेपोलियन पे अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक किया तो नेपोलियन मतलब वहां से भाग गया, अपनी जान बचाकर भाग गया। इस तरह से उसका शासन वहां खत्म हो जाता है। और 1815 में एक नया जो एक्ट आता है वो होता है न्यू कंजर्वेटिज्म। ठीक है, और जो नेपोलियन का और ये जो चार लोग थे, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इनके बीच में जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ वाटरलू। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, अब एक नया जो नया टर्म आता है हमारे पास वो है कंजर्वेटिज्म। तो अब हम देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म क्या है। न्यू रूल में क्या है कंजर्वेटिज्म? ठीक है, तो अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 believed that established institutions of state and society should be preserved with the changes initiated by Napoleon। तो वो जो चार जन थे, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने क्या किया कि जो रूल्स और रेगुलेशन नेपोलियन ने बनाए थे, जो मॉडर्नाइजेशन जो नेपोलियन लाया था, जो सोसाइटी डिवीजन जो नेपोलियन ने हटाया था, वो सारी चीज़ों को इन लोग फिर से ले आए। मतलब जो नेपोलियन ने जो किया था उसको इन लोगों ने पूरी तरीके से हटा दिया था। इन चार का इससे मतलब था कि जो भी 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड के अंडर में जो रूल्स रेगुलेशन लाया था वो सब हटाओ। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म जो था वो यूरोप में ये चार जन लाए थे, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, बाय अटैक्ड नेपोलियन। ठीक है, एंड जो नेपोलियन ने मतलब जो भी चेंजेस किए थे वो सब इन लोगों ने वापस ले लिया। और जो चेंजेस कन्वर्ट कंजर्वेटिज्म के दौरान आए थे वो फ्रांस में जो आए थे वो फ्रांस पीपल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, वो वहां से खुश नहीं थे। अब हम देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म के दौरान जो जो चेंजेस इन लोगों ने लाए थे आफ्टर नेपोलियन वो कौन से थे। तो जो भी चेंजेस जो नेपोलियन ने किया था उसका उसको वापस लाए, लाइक मोनार्ची। ठीक है, जैसे कि नेपोलियन ने मोनार्ची जो था वो पूरी तरीके से हटा दिया था। अब मोनार्ची का मतलब उसमें किसी एक राजा का शासन नहीं था, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची था। वहां पे पीपल इलेक्ट करेंगे कि हमारा किंग कौन होगा और हाँ वहां पे शासन कौन करेगा। और दूसरा जो था वो था कि जो पोप्स ऑफ चर्च के जो चर्च के पोप्स थे वो लोग बहुत ही हाई फाई लेवल मतलब लाइफ स्टाइल जीते थे। तो ये सारी चीजें
कंजर्वेटिज्म में मतलब फिर से आ गई थी, जो नेपोलियन ने हटाए थे, ठीक है। और नेपोलियन से पहले जैसा था, सोशल हायरार्कीज आ गई, लाइक पीपल्स आर डिवाइडेड इनटू अपर लोअर मिडिल सेक्शंस, ठीक है। तो जो नेपोलियन था उसने ये सोशल हायरार्कीज को हटा दिया था, बट कंजर्वेटिज्म के दौरान वो सोशल हायरार्कीज फिर से आ गए, और जो पीपल्स थे वो अपर मिडिल लोअर क्लास में डिवाइड कर दिए गए, सेक्शंस में डिवाइड कर दिए गए। इस तरीके से जो अपर सेक्शंस के लोग होते थे वो मिडिल क्लास के लोगों को पे रूल करते थे, और जो मिडिल सेक्शंस के जो पीपल होते थे वो लोअर सेक्शन के पीपल पे रूल करते थे। तो इस तरीके से कंजर्वेटिज्म में, जो कि 1815 में आया, वो सारी चेंजेस हुए। उसके बाद ये कंजर्वेटिज्म जो लोग लाए थे, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया के जो चार लोग थे, मतलब चार स्टेट्स के जो मिले हुए थे, ये लोग जो लाए चेंजेस, इन्होंने एक नई चीज साइन की जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। ट्रीटी ऑफ वियना को 1815 में इन लोगों ने साइन किया और 1815 में एस्टैब्लिश किया। इसके अंदर जो रूल्स थे वो क्या क्या थे, तो इसके अंदर जो पहले जो दो रूल्स होंगे वो फ्रांस के होंगे। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको एग्जाम में भी आ सकता है, सो इसको केयरफुली पढ़िएगा। तो इसके जो पहले जो दो रूल्स थे वो फ्रांस के रिलेटेड होगा, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, बर्बर डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस, ठीक है। तो जो बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर किया इन लोगों ने फ्रांस में, जिसको फेंक दिया गया था, ठीक है। जो नेपोलियन के टाइम पे जो बर्बन डायनेस्टी था, इसको उठा के फेंक दिया गया था। तो ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर ये लोग उसको वापस से ले आए। नेक्स्ट है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स क्रिएटेड ऑन द फ्रेंच बाउंड्री फॉर प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। जो फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी उनको लिमिटेड कर दिया गया, ताकि जो स्टेट की जो बाउंड्री है, ठीक है, जो एरिया है, वो आगे चलकर एक्सपेंड ना हो। फिर है हमारा थर्ड है हमारा, जर्मन कन्फेडरेशन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, ठीक है। तो जो नेपोलियन के जो जर्मन कन्फेडरेशन था, जो 39 स्टेट्स का जो कन्फेडरेशन था, उसको इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उसको छुआ भी नहीं, वो अनटच्ड ही रह गया। तो ये सबसे हमें क्या पता चला, ठीक है। तो ये सबसे हमें क्या पता चला कि जो लॉ ऑफ कन्वर्टिज्म है, उसका जो मोटो था, उसका जो एम था, वो बस यही था कि वहाँ मोनार्चीज की जो प्रथा थी, जो रिवॉल्यूशन से पहले वो जो थी, जो नेपोलियन ने हटा दी थी, वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, मेन इंटेंशंस वाज टू रीस्टोर द मोनार्चीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। जो नेपोलियन के द्वारा जो फेंक दी गई थी, उठा के मोनार्चीज का जो रूल था, नियम था, उसको हटा दिया गया था, वो ट्रीटी ऑफ वियना के दौरान, ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत इसको लाया गया, ठीक है। मोनार्चीज फिर से आ गई, फिर से राजा महाराजा वहां शासन करने लगे, वहां पीपल्स के जो पीपल जो थे, उनके राजा महाराजा के हाथ की कठपुतली थे, वो उनके अंडर हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस फ्रॉम 1830 टू 1848। तो ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन हुआ, ये हुआ कैसे, ठीक है। तो ये ऐसे हुआ कि जो फ्रांस के जो पीपल थे, जो फ्रांस के लोग थे, वो बहुत ही ज्यादा खुश नहीं थे। वो जो वियना ट्रीटी ऑफ वियना था, उसके लिए वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश नहीं थे, खुश नहीं थे। तो वहां पे एक रिवॉल्यूशनरीज का एक नया ग्रुप उभर कर आया 1830 में, ठीक है। 1830 में एक नया ग्रुप रिवॉल्यूशनरीज का उभर के आया, जिसको बोला गया द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। इस दौरान क्या हुआ कि फिर जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज जो निकल के आए, उन्होंने इन लोगों ने एक सीक्रेट सोसाइटी क्रिएट किया,
जिनका एम था कि नेशनलिज्म का आइडिया लोगों में स्प्रेड करना है, ठीक है। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका उन्होंने एक अपना सीक्रेट सोसाइटी क्रिएट किया, और उनका जो एम था, उद्देश्य था ये करने का, वो ये था कि लोगों के मन में हमें नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसको जागरूक करना है, उसको स्प्रेड करना है। और इस तरह से इन उन रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, कुछ ऐसे रेवोल्यूशंस किए जो कि यहाँ पे दिए रखे हैं। तो पहला है, इन जुलाई 1830 Bourbon kings of France were overthrown and a constitutional monarchy was established। तो ये जो जुलाई में, इन जुलाई 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ उसको नाम दिया गया जुलाई रेवोल्यूशन। तो जुलाई रेवोल्यूशन में क्या करते हैं, ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, ये जो बर्बन किंग जो था, बर्बन किंग था जो फ्रांस का, उसको उन्होंने उठा के फेंक दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द नीदरलैंड्स। तो फिर उसके बाद एक और रेवोल्यूशन आया उसी दौरान 1830 टू 1848 में, उसको नाम दिया गया बेल्जियम रिवॉल्यूशन। बेल्जियम रिवॉल्यूशन में क्या था, जो ब्रसल्स था, ब्रसल्स का में जो बेल्जियम था, ठीक है, उसमें क्या किया गया कि नीदरलैंड जो यूके था उससे बेल्जियम को अलग कर दिया गया। तो जो ये रेवोल्यूशनरीज थे जो 1830 टू 1848 में जो वेरियस वेरियस रेवोल्यूशन कर रहे थे, इनका बस एक ही मोटो था, ये बस एक नेशन स्टेट चाहते थे जहाँ कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन हो। उसके बाद आता है हमारा ग्रीक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीक रेवोल्यूशन में क्या हुआ, Greece, which had been a part of the Ottoman Empire since the 15th century, struggled for independence। तो जो ग्रीस था वो 15th सेंचुरी से अपने आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ओटोमन, ऑटोमन एम्पायर, मतलब उस समय वहां पे किसका शासन था, ऑटोमन एम्पायर का शासन था। और 15th सेंचुरी से वो अपना इंडिपेंडेंट आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तो फिर वो जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटी क्रिएट की थी, उन्होंने एक नया ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो 1832 में एक नया जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल है ये साइन किया गया, और ग्रीस को फाइनली एक आजाद नेशन डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो 1832 1848 में ये सारे रेवोल्यूशंस हुए। अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, अभी 1848 तक और भी बहुत सारी चीजें जो हम वन बाय वन जाएंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग में क्या है, अ कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiment, criticize the glorification of reason and science, and focus instead on emotions, intuition, and mystical feelings। तो जो द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसने नेशनलिज्म को और भी ज्यादा यूरोप में स्ट्रॉन्ग किया। और दिस कॉन्सेप्ट के थ्रू, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू, यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली या मदद मिली। यहाँ हम देखेंगे कि जो लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई वो कैसे आई। तो ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि एक, हम लोगों ने मतलब ये देखा कि हम लोगों में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना को कैसे
जगहें। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कल्चरल मूवमेंट, ठीक है। कल्चरल मूवमेंट, कल्चर, जब तक एक नेशन के लोग का सेम कल्चर फॉलो नहीं करेंगे तब तक नेशनलिज्म को लाना कहीं भी कभी भी स्टेट में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जो कल्चर होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है नेशनलिज्म को लाने में किसी भी स्टेट में, ठीक है। तो बाय डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, ठीक है, लाइक हो गया हमारा फोक सॉन्ग्स हो गया, फोक पोइट्री हो गया, फोक डांसेस हो गया। तो बाय इन सब के थ्रू हम क्या किया, लोगों के सेंटिमेंट्स में आजादी की भावना को जगाया, आजादी की फीलिंग को लाया। लेकिन जो इसमें जो बहुत सारे ऐसे जो उस समय क्या हो रहा था ना फ्रांस में, उस टाइम पे साइंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी। और मतलब और वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो यहाँ पे उस टाइम पे जो पोइट्स थे, जो फिलोसफर थे, उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस को क्रिटिसाइज किया। और कहा कि हम साइंस को इतना ज़्यादा मतलब महत्व देके लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं ला सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर मूवमेंट करनी चाहिए, जिससे हम लोगों के मन में या लोगों के सेंटिमेंट्स में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को ला सके। तो जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड Herder tried to discover culture among common people through folk songs, folk poetry and folk dances। तो जो जर्मन फिलोसफर थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, इन्होंने ट्राई किया कि जो कॉमन पीपल थे उनके थ्रू फोक डांस हो, फोक सॉन्ग्स हो, फोक पोइट्री हो, और इसके थ्रू लोग अपने अपने कल्चर को पहचाने और एक कल्चर के लोग एक साथ यूनाइट हो, एक साथ इकट्ठे हो। तो जो रोमांटिसिज्म जो वर्ड है, वो एक टाइप का आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी रिवॉल्यूशन को लाने में यूज किया गया था। ये बताता है कि हम किस चीज पर फोकस करें, ठीक है। तो हम किस चीज पर फोकस करेंगे, किसी भी स्टेट में या नेशन में नेशनलिज्म पैदा करने के लिए हम फोकस करेंगे आर्ट पे, लिटरेचर पे, कल्चर पे। ये सारे कल्चर को ग्लोरीफाई करके लोगों के अंदर नेशनलिज्म फीलिंग्स को और सेंटिमेंट्स को हम उत्पन्न कर सकते हैं, या उस टाइम पे किया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। जब इतने सारे चेंजेस हो रहे थे तो ये तो होना ही था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया। In most countries there were more seekers for jobs than employment। तो हंगर का मतलब तो पता है, भूख। हार्डशिप का मतलब जीने में कठिनाई। पॉपुलर रिवॉल्ट मतलब जो पीजेंट्स फार्मर्स थे, जो रेवोल्यूशंस, जो अपने नीड के लिए जो भी जो विरोध करते थे, वो उसको बोलते थे पॉपुलर रिवोल्ट। तो 1830 के टाइम पे यूरोप में पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने हुई, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी और जॉब्स के जो सीकर्स होंगे, जॉब्स की जरूरत जब ज्यादा होगी, तो और रोजगार कम होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम। तो फिर क्या हुआ, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो लोग काम की खोज में गांव से शहर की तरफ आने लगे। जब शहर की तरफ आने लगे तो वहां का जो शहर की जो स्थिति थी वो भी खराब होने लगी, और वहां पे चीजें जो होती गई वो बद से बदतर होती गई शहर में भी। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। जब लोग बहुत ज्यादा आने लगे वहां पे, तो जो फूड प्राइसेस थी वो भी बढ़ गई। वो इसलिए बढ़ने लगी क्योंकि उन जो फूड था उन उसकी जरूरत ज्यादा होने लगी। जब जरूरत ज्यादा होने लगी तो जो बिजनेस, जो इंडस्ट्रियल्स थे, जो बिजनेसमैन थे, वो कमाने के लिए उन्होंने क्या किया कि हम अब जो फूड है या जो भी चीजें हैं जरूरत की, उसको हम बढ़ा देते हैं। ऑल्सो वहाँ पे जो हार्वेस्टिंग हुई थी उस साल में,
बहुत ही बेकार हुई थी। इस वजह से वहां पे भुखमरी भी आ गया। तो पहले 2 पॉइंट में हम लोगों ने हार्डशिप को देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा हंगर। हंगर कैसे हुआ कंट्री में, टाउन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन 1848 द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस केम आउट ऑन द रोड्स एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली एंड नेशनल असेंबली प्रोक्लेम द रिपब्लिक। उस समय फ्रांस में क्या थे, जो लुइस फिलिप थे वो राजा थे, ठीक है। तो उस 1848 में द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस जो थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। वो लोग इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और भुखमरी की वजह से वो लोग परेशान हो गए। परेशान होने की वजह से क्या हुआ कि जो उसका जो लुइस फिलिप जो फ्रांस का किंग था, लोगों ने उस पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद उसको अपनी पोस्ट से, फिर लोगों ने उसको अपनी पोस्ट से जबरन हटा दिया, उसको अपनी पोस्ट जबरन छोड़नी पड़ी। फिर इस तरह से फ्रांस ने अपने आप को रिपब्लिक और रिपब्लिक बना दिया। और नेशनल असेंबली जो थे वहाँ की, फ्रांस की, उसने फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन, एक रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया। जो इस अब क्या होगा, अभी हमारा फ्रांस जो था वो रिपब्लिक हो चुका था, तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस में सिर्फ 21 ईयर्स की जो मेल थे वो अपना वोट करेंगे और अपना राजा को इलेक्ट करेंगे या चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 1845 का एक एग्जाम्पल है, वीवर्स इन सिलेसिया लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं, जो ये हमारा रिवॉल्यूशन था ना 1830 से लेके 1848 तक, उसमें एक ये एग्जाम्पल दिया था ऐसा समझने के लिए कि उस समय जो पर्सिया थे ना, पर्सिया में एक सिलेसिया नाम का टेरिटरी था, जिसके वीवर्स के जो थे उसकी एक स्टोरी थी। सिलेसिया में एक गांव था जिसमें बीवर्स अपर क्लास के लोगों के अंडर काम करते थे, बट उनको अपने काम के अनुसार पेमेंट और सैलरी बहुत ही कम मिलती थी। तो इस तरह से एक दिन बीवर्स ने हमला कर दिया मर्चेंट्स पर, ठीक है। मर्चेंट्स थे और जो बिजनेसमैन थे, उन लोगों पे इन लोगों ने हमला कर दिया और उनका सब कुछ लूट कर ले आते हैं। तो ये एक पॉपुलर रिवोल्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो सिलेसिया ये जो एक्ट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। इन 1845 डिस्क्राइब द इवेंट और इंसिडेंट ऑफ सिलेसिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये एग्जाम्पल देके, ये स्टोरी देके उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पॉपुलर रिवोल्ट उस समय का, ठीक है। 1830 टू 1848 का ये एक पॉपुलर रिवोल्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो ये सारी चीजें वही फ्रांस में नेशनलिज्म के दौरान जो रेवोल्यूशन छिड़ा था, उसी दौरान ये सारी चीजें हो रही थी। नेक्स्ट हमारा आता है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है। तो लिबरल्स का मीनिंग क्या होता है, लिबरल्स का मीनिंग होता है जो मिडिल क्लास के पीपल होते हैं, जो एजुकेटेड क्लास होते हैं, जो कि बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, और डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सारे लिबरल्स में होते हैं, लिबरल्स कैटेगरी में आते हैं। तो इन 1848 में इन लोगों ने अपना एक रेवोल्यूशन छेड़ दिया। द रेवोल्यूशन वाज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास who combined their demands for constitutionalism with national unification। इस रेवोल्यूशन में जो लिबरल्स थे, उन्होंने क्या किस चीज की मांग की थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब हर चीज संवैधानिक होनी चाहिए, मतलब संविधान के अनुसार होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए, कुछ भी गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए, हर इंडिविजुअल्स को, हर लोग को, फ्रांस के हर पीपल को, हर इंडिविजुअल को एक यूनिटी मिलनी चाहिए। तो ये जो था 1848 में रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, तो लिबरल्स ने इसलिए ये रेवोल्यूशन को छेड़ा था, या आप कह सकते हैं कि एक वो लाए थे,
क्रांति लाते। पीजेंट्स एंड पुअर्स, उन लोगों में रिवॉल्ट चल रहा था ड्यू टू हार्डशिप एंड हंगर। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो पीजेंट्स एंड जो फार्मर्स थे, ठीक है, वो पॉपुलर रिवॉल्ट के दौरान इन लोगों में एक जंग चली रही थी। तब तक जो लिबरल्स थे, ठीक है, जो लिबरल्स थे, उन्होंने भी एक रिवॉल्यूशन छेड़ दिया। ठीक है, उसमें मेन भी थे, वुमेन भी थे, जिनका डिमांड था सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन का। हर चीज में इक्वालिटी हो, मोनार्ची खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची लाया जाए। ठीक है, तो जो मिडिल क्लास के ग्रुप के जो लोग थे, इन लोगों ने निर्णय लिया कि सब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चलते हैं। ठीक है, तो जब इन लोगों ने अपनी मांग रखी रेवोल्यूशन के दौरान, इसको मनाने के लिए, इस मांग को पूरी करने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक ऐसी जगह थी जो कि पर्शियन एम्पायर में था। ठीक है, जो कि पर्शियन एम्पायर में था। वहां चलकर मीटिंग करते, इन लोगों ने क्या कहा, वहां चलकर मीटिंग करते हैं और अपनी मांग को पूरी करते हैं। On 18th May 1848, members of political associations elected 831 representatives who took their places in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul, and drafted a constitution for the German nation. तो 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कि पर्शियन एम्पायर का था, वहां पे करीब करीब 831 मेंबर्स गए, जिसमें मेन भी थे, वुमेन भी थे। और वो कहाँ पे था? फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट था वो था सेंट पॉल चर्च में। ठीक है, सेंट पॉल चर्च में फिर एक मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वहां पे जो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे थे, उन्होंने वोट किया फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है, उन्होंने जो लोग थे, जो लिबरल्स थे, उन्होंने किस चीज की मांग की? उन्होंने वोट किया फॉर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए जो कि जर्मन नेशनल असेंबली के लिए था। ठीक है, जो 831 मेंबर्स गए थे, इन्होंने एक ड्राफ्टेड ये कॉन्स्टिट्यूशन को की मांग की थी। इसको राजा के सामने रिप्रेजेंट किया था, लुइस फिलिप के सामने रिप्रेजेंट किया था। इट वाज अपोज्ड बाय किंग ऑफ प्रुसिया एंड आल्सो लॉस्ट इट्स सोशल बेसिस एज नो राइट्स वर गिवन टू वर्कर्स एंड वुमेन। तो राजा के द्वारा जो ये इनका जो ये एक्ट था, वो जो मांग थी उसको नकार दिया गया, उसको माना नहीं गया। और जो ये वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, एक्चुअली जो उन लोगों ने मांग की थी, उसमें जो राजा का पावर था वो बहुत ही ज्यादा लिमिट था। ठीक है, और उसमें कोई मतलब जो पीजेंट्स और फार्मर्स के लिए कोई भी अधिकार नहीं दे रखे थे, वुमेन और वर्कर्स के भी अधिकार नहीं दे रखे थे। इसलिए जो प्रुशिया के जो किंग थे, उसने उसको अपोज किया, उसको नहीं माना। ऑल्सो वो जो इन लोगों ने मांग की थी, उसमें क्या था कि इट फोर्स द ऑटोक्रेटिक मोनार्स टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वाज अबॉलिश। जो किंग थे, उसने पहले कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था, जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का जो सपना था, वो इन लोगों का फेल हो गया। फेल होने के बाद क्या हुआ कि जो राजा थे, उसने एक गेम खेला। उसने क्या किया कि उसने कुछ ऐसी चीजें थी जो उसने मान ली, ताकि जो लोग हैं वो भड़के ना और उसको उसके मतलब पद से हटाए ना। एक्चुअली क्या था, राजा समझ गया था कि ये लोग मानने वाले तो है नहीं, आज नहीं तो कल फिर आएंगे, फिर अपोज करेंगे। इसलिए उसने एक गेम खेला, एक चाल चली, और कुछ ऐसी चीजें थी जो उसने वहां उस समय मान ली। जैसे कि ऑटोक्रेटिक मोनार्च जो था, वो उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें कौन सी चेंजेस थे? एक तो सर्फडम था, एक बॉन्डेड लेबर वाज एबोलिश। जो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर वाज एबोलिश था, इसमें क्या हुआ कि जो पीजेंट्स और जो फार्मर्स थे, वो किसी के अंडर, किसी के प्रेशर में काम नहीं करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने मन से काम करेंगे। ये उसने चालाकी की।
वहाँ पे शासन करने के लिए, मतलब टिके रहने के लिए। और दूसरा तो जो हंगेरियंस थे, हंगरी के जो लोग थे, उनको ऑटोनॉमी ग्रांटेड कर दिया, मतलब उनको स्वराज्य दे दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम जो रेवोल्यूशन ऑफ, जो एज रेवोल्यूशन ऑफ 1830 और 1848 था, उतनी सारी चेंजेस आई। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, इन सब का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है। और आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो। और अपना फीडबैक, अपना जो डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर सकूं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।